हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 21 दिसंबर तक की जो करंट अफेयर्स है उसको 3 वीकली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया था। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग चौथे सप्ताह की करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें 22 से लेकर के 31 दिसंबर तक के जो क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए हैं, तो बस आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चलना है। फिर दिसंबर के लास्ट वीक से हर एक क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुफ्त व्यापार समझौता किस दिन से लागू हो गया है? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये वैसे तो अप्रैल महीने के अंदर ही साइन कर लिया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये अप्रैल महीने में साइन हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ है 29 दिसंबर 2022 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये पिछले एक दशक में किसी भी विकसित देश के साथ में भारत का पहला व्यापार समझौता है, और इस व्यापार समझौते के तहत आगे आने वाले समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के जो इस समय प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है एंथोनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर को वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान के जरिए ब्रह्मोस एयर मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ब्रह्मोस एयर मिसाइल को हाल ही में एक फाइटर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया गया है, इसका परीक्षण किया गया, और इस फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम है सुखोई 30 MKI। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो टारगेट था वो बंगाल की खाड़ी में था, तो इसने सफलतापूर्वक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 दिसंबर 2022 को नितिन गडकरी ने किस राज्य के नए जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो नितिन गडकरी कौन है? ये भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में एक जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये जो जुआरी ब्रिज है इसका नाम ये इसलिए है क्योंकि ये जुआरी रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। गोवा के अंदर ये जो केबल स्टेड ब्रिज बनाया गया है इसकी टोटल लंबाई है 640 मीटर, 640 मीटर, और ये 8 लेन का पुल है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आप जानते हैं गोवा राज्य जो है उसमें टोटल 2 जिले हैं, सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक तो नॉर्थ गोवा और दूसरा साउथ गोवा। तो ये जो पुल है ये नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा को कनेक्ट करता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 29 दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो एक बार फिर से इजराइल के अंदर हाल ही में चुनाव करवाए गए थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इससे पहले 5 बार पहले ही प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो ये इनका छठा कार्यकाल है जो कि अभी 29 दिसंबर को शुरू हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इनसे पहले इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था यार लैपिड, तो इनकी जगह पर बेंजामिन नेतन्याहू अब फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 30 दिसंबर 2022 को किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है? तो पेले महान फुटबॉल प्लेयर थे ब्राज़ील के, और इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दूं, आज तक के इतिहास में जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा बार फुटबॉल का विश्व कप जीता है वो देश ब्राज़ील ही है, और उसमें बहुत बड़ा योगदान था महान फुटबॉल प्लेयर पेले का, क्योंकि इनके नेतृत्व में ब्राज़ील ने 3 बार विश्व कप को जीता था। 1958 के अंदर, 1962 के अंदर, और उसके बाद 1970 का वर्ल्ड कप। तो महान फुटबॉल प्लेयर जो है पेले, इनको फुटबॉल के इतिहास में महानतम खिलाड़ियों में गिना जाता है, और इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 30 दिसंबर को निधन हो गया है। वे कितने वर्ष की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माता जी हैं उनका नाम था हीराबेन मोदी, और हाल ही में 30 दिसंबर 2022 को उनकी डेथ हो गई है। प्रधानमंत्री की जो माता जी हैं यानी कि हीराबेन मोदी, इनका जन्म हुआ था 30 दिसंबर सन 1923 को। तो ये 99 वर्ष की थी, हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअली उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल।
तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया है। वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए पश्चिम बंगाल जाने वाले थे, लेकिन क्योंकि 30 दिसंबर को मैंने आपको बताया पीएम मोदी की माताजी हीराबेन की डेथ हो गई थी, तो उसी के चलते पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने वाले थे, उसको उन्होंने वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे कि जो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया है, उसको भी इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है। अब ये जो ट्रेन है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है, ये देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि पश्चिम बंगाल के 2 शहरों को जोड़ती है, एक तो हावड़ा और दूसरा न्यू जलपाईगुड़ी। हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना की गई है। और अब क्योंकि 2022 समाप्त हो चुका है, तो जो भी ट्रेनें शुरू की गई हैं अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए, जो सबसे पहली 2 ट्रेनें हैं, उनको तो 2019 में ही लॉन्च किया गया था बाई पीएम नरेंद्र मोदी। इनमें से सबसे पहली जो ट्रेन थी, वो नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। फिर दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से लेकर के जो माता वैष्णो देवी मंदिर है कटरा के अंदर जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक चलाई गई थी। फिर बाकी की जो ट्रेनें हैं, 5 ट्रेनें आप देख सकते हैं, इन सभी को 2022 के अंदर रवाना किया गया है। जैसे कि मुंबई से लेकर के एक चलती है गांधीनगर के बीच में, नई दिल्ली से अंब अंदौरा जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में है, यहाँ तक चलती है। चेन्नई और मैसूरू के बीच में 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से लेकर के महाराष्ट्र के नागपुर के बीच में 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस, और अभी 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के 2 शहरों के बीच में चलाई गई है, हावड़ा से लेकर के न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। तो इन सभी ट्रेनों के बारे में आपको याद रखना है, इनके बारे में आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। 30 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की ये जो हाल ही में बैठक हुई है, इसके अंतर्गत गंगा नदी की सफाई से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो ये बैठक हुई है कोलकाता के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, वो आयोजित की गई थी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के अंदर उसका आयोजन किया गया था। और अभी दूसरी मीटिंग मैंने आपको बताया कहाँ पर हुई है, कोलकाता के अंदर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। इसमें वैसे तो पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि 30 दिसंबर को उनकी माताजी हीराबेन की डेथ हो गई थी, तो उसी के चलते इन्होंने वर्चुअली इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। 30 दिसंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? तो मांड्या जो जगह है, यह है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। कर्नाटक के अंदर मांड्या में ये जो मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है, इसको 260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, और यहाँ पर प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मांड्या के अंदर मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। FIH पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो पुरुषों का जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में होने वाला है, ये आयोजित किया जाएगा भारत के ओडिशा राज्य में। भारत को ये मेज़बानी मिली है और ओडिशा के 2 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। एक तो यहाँ की जो राजधानी है यानी कि भुवनेश्वर, और दूसरा राउरकेला। इन दोनों शहरों के अंदर ये होगा। इसमें कुल मिलाकर के 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से भारत की टीम भी शामिल है। तो भारतीय टीम के जो कैप्टन होंगे वो होंगे हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो फोर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड नाम की जो बुक है, इसको RBI के 19वें गवर्नर रहे डॉक्टर सी रंगराजन ने लिखा है। तो सी रंगराजन जो कि भारत के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फोर्क्स इन द रोड। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से अपॉइंट कर दिया गया है? तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसके वर्तमान MD और CEO हैं भास्कर बाबू रामचंद्रन, और एक बार फिर से इन्हीं को अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है RBI ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्रों पर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत में जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश,
जिनको संघ राज्य क्षेत्र भी कहा जाता है, उन पर हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली के अंदर और इसकी अध्यक्षता की है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसमें भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन और स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 के शुरुआत में यानी कि 1 दिसंबर 2022 को भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी। तो भारत की इस 1 साल की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत हाल ही में भारत के जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने 2 पहल की शुरुआत की है। एक का नाम है G20 डिजिटल नवाचार गठबंधन। इसका मेन मकसद है कि G20 के जो कंट्रीज़ हैं, G20 के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, साथ ही में जिन देशों को इस बार इनवाइट किया गया है उन सभी देशों के अंदर वहाँ पर स्टार्टअप्स को और नए नए इनोवेशंस को सपोर्ट करना। और जो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये अभियान जो है ये शुरू किया गया है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो फूड सिक्योरिटी के मामले में कौन सा देश कितना आगे है, उसी के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसको कौन जारी करता है? तो एक संस्था है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। लंदन की ये संस्था है और इसी ने हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में भारत को 68वें स्थान पर रखा गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर 1 पर कौन सा देश है, तो फूड सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 कंट्री है फिनलैंड। वहीं सबसे आखिर में जो देश है वो है सीरिया। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 जारी किया है, इसमें कुल मिलाकर के 113 देशों को रैंक किया गया है और नंबर 1 पर है फिनलैंड, फिर दूसरे पर है आयरलैंड, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर फ्रांस, 5वें पर नीदरलैंड। आप देखेंगे टॉप 5 में सभी के सभी यूरोपीय देश ही हैं। तो ये देश फूड सिक्योरिटी के मामले में सबसे आगे हैं। वहीं भारत की यहाँ पर रैंक है 68। इसी तरीके से और आगे आप देखेंगे तो सबसे अंतिम पर यहाँ पर है 113वें नंबर पर सीरिया। AG365 नामक मेड इन इंडिया ड्रोन विशेष रूप से किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया है? तो AG365 नाम का जो ड्रोन है ये हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसको भारत का जो DGCA है यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने कृषि कार्यों के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। तो कृषि कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो ड्रोन है इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसको बनाया है मारुत ड्रोन्स नाम की कंपनी ने। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप फरवरी महीने में होने वाला है और इसमें जो भारतीय टीम जाएगी उसको लीड करेंगी हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को कप्तान बनाया गया है ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ये वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं। 29 दिसंबर 2022 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस पुलिस बल के प्रहरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रहरी नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये BSF के जवानों के लिए लॉन्च किया गया है। BSF का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पर और पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की रक्षा करते हैं। तो BSF के जवानों के लिए प्रहरी नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। BSF जो है ये भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसलिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। दिसंबर 2022 में किस देश के क्रिकेटर फरहान बहरदीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फरहान बहरदीन जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और ये दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन भी रह चुके हैं। तो हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में किस राज्य का धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र जो है ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है? तो धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ पर 138 वार्ड हैं और हर एक वार्ड के अंदर पुस्तकालय मौजूद है और इस तरीके से धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र जो है ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। तो ये कहाँ पर है? आप जानते हैं कि जो धर्मदम है ये केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये केरल राज्य के अंदर है।
हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयी तलवारबाजी प्रतियोगिता 2022-23 किस यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई है? तो हाल ही में भारत के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर हुई है? ये आयोजित की गई है जम्मू विश्वविद्यालय में। वैसे तो इसमें भारत के लगभग 100 यूनिवर्सिटीज़ के जो तलवारबाज हैं वो शामिल हुए थे। तो आयोजन कहाँ पर हुआ था? जम्मू विश्वविद्यालय में। भारत की एक मशहूर फेंसर हैं यानी कि तलवारबाज हैं जिनका नाम है भवानी देवी। तो इनका नाम जरूर आपको याद रखना है क्योंकि भवानी देवी जो हैं इन्होंने पिछले जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसके अंदर भी हिस्सा लिया था। जनवरी 2023 में भारत किस देश के साथ में वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास पहली बार आयोजित करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं आपको एक अन्य क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको बताना है कि धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास होता है, इसी के नाम से मिलता जुलता धर्म गार्जियन नाम का जो अभ्यास होता है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? तो इसका आंसर होगा जापान। एक्चुअल में भारत और जापान के बीच में अभी तक दो सेनाओं के अभ्यास होते थे। एक तो जो आर्मी का अभ्यास है उसका नाम है धर्म गार्जियन। इसी तरीके से भारत और जापान की नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है जीमैक्स, यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब इसी तरीके से दोनों कंट्रीज के वायुसेना का भी अभ्यास शुरू हो चुका है और इस अभ्यास को नाम दिया गया है वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन 23 नाम से इसका जो पहला संस्करण हाल ही में हुआ है ये जापान के अंदर आयोजित हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से भारत और जापान के बीच में तीनों सेनाओं के अभ्यास होते हैं। आर्मी का अभ्यास है धर्म गार्जियन, नेवी का अभ्यास है जीमैक्स और अभी वायुसेना का अभ्यास शुरू हुआ है वीर गार्जियन के नाम से। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसको दिया जाएगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार जो होता है ये भारत के अंदर जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा दिया जाता है। टोटल 24 भाषाओं में, कुल 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिनमें से 22 तो वो भाषाएं हैं जो कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं और जो दो अन्य भाषाएं हैं उनमें से एक है राजस्थानी और दूसरी है अंग्रेजी। तो इसी तरीके से कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अभी 2022 के लिए ये अनाउंस कर दिए गए हैं। तो इनमें से हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा मशहूर लेखक बद्री नारायण को। बद्री नारायण, इनका एक कविता संग्रह है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द ये इनका एक कविता संग्रह है जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा हिंदी भाषा में। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में जो विजेता हैं उनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि असमिया भाषा में दिया गया है मनोज कुमार गोस्वामी को। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, लेकिन सभी भाषाओं में आपको विनर्स के नाम नहीं याद रखने हैं। कुछ जो एग्जाम्स के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में आपको याद रखना है। जैसे इंग्लिश में आपको याद रखना है, इंग्लिश में विजेता हैं अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय भारत की मशहूर लेखिका। इनको इनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। अन्य भाषाओं के विजेता यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि पंजाबी भाषा में सुखजीत को ये अवार्ड दिया गया है, राजस्थानी में कमल रंगा को ये पुरस्कार दिया गया है। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं तमिल भाषा में यहाँ पर एम राजेंद्रन को दिया गया है इनके नॉवेल के लिए जिसका नाम है काला पानी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उर्दू भाषा में दिया गया है अनीस अशफाक को, इनका जो नॉवेल है ख्वाब शराब, इसके लिए उर्दू भाषा में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है द अवार्ड इन बंगाली लैंग्वेज विल बी डिक्लेयर्ड ऑन ए लेटर डेट, यानी कि बंगाली भाषा का जो पुरस्कार है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। तो अभी जो आपने लिस्ट देखा इसमें सिर्फ 23 भाषाओं के विजेताओं के ही नाम हैं। बंगाली भाषा में अभी अनाउंस नहीं किया गया है, जिसको बाद में अनाउंस किया जाएगा। किस शहर के अंदर स्थित भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय आम जनता के लिए 16 दिसंबर को खोल दिया गया है? तो पैदल सेना संग्रहालय यानी कि जो इन्फेंट्री म्यूजियम बनाया गया है ये है महू मध्य प्रदेश के अंदर। वैसे तो ये साल 2017 के अंदर ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उस वक्त इसको सिर्फ जो सेना के अधिकारी हैं और जो सेना के सैनिक हैं उन्हीं के लिए इसको ओपन किया गया था। अब क्या हुआ है, इसको 5 साल के बाद आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का जो महू है इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आसाम राज्य के अंदर यहाँ पर परिसीमन किया जाएगा, यानी कि डीलिमिटेशन प्रोसेस को हाल ही में निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दिया है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि असम राज्य के अंदर सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। जैसे यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए, लोकसभा की कितनी सीटें होनी चाहिए, इन सब का फिर से निर्धारण किया जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, और इसी को परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन कहा जाता है। तो असम राज्य के अंदर परिसीमन की शुरुआत कर दी गई है। असम के अंदर आखिरी बार जब परिसीमन हुआ था तो वो साल था 1976, और अब फिर से यहाँ पर सीटों का निर्धारण जो है वो किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बन गए हैं गंजी कमलाबी राव। गंजी कमलाबी राव जो हैं ये एफएसएसआई के नए सीईओ बन गए हैं। वर्ष 2022 के लिए 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया जाएगा? एकलव्य पुरस्कार जो होता है ये ओडिशा के अंदर खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो 30वां एकलव्य पुरस्कार जो है ये ओडिशा की मशहूर साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को दिया गया है। स्वस्ति सिंह को दिया गया है, ये एक फेमस साइक्लिस्ट हैं। दिसंबर 2022 में पहली बार वीर बाल दिवस किस दिन मनाया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जनवरी महीने में अनाउंस किया था कि अब से हर साल 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों यानी कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत के याद में ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो 26 दिसंबर 2022 को ये पहली बार बनाया गया, और इस अवसर पर नई दिल्ली के अंदर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। तो वीर बाल दिवस आपको याद रखना है, 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इसी के साथ हम लोग देखेंगे कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो मनाए गए हैं। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, क्योंकि भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का ये जन्मदिन होता है। तो 22 दिसंबर को होता है राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि फार्मर्स डे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका ये जन्मदिन होता है। फिर 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे। 25 दिसंबर को भारत के एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, तो इसको सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि सुशासन दिवस को चिन्हित करने के लिए हाल ही में औरंगाबाद में जो भाजपा की यूनिट है उसने इनके नाम पर यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक तारे का नाम भी रजिस्टर करवाया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है, और 27 दिसंबर को होता है महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसके सम्मान में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार का नाम बदल दिया है? तो जिस तरीके से भारत में बीसीसीआई है उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो इसने हाल ही में डिसाइड किया है कि अब से यहाँ पर जो वार्षिक रूप से पुरस्कार दिया जाता है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, अब इसको शेन वॉर्न के नाम पर कर दिया गया है। शेन वॉर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया के मशहूर स्पिनर रहे हैं, लेकिन 2022 में दिल का दौरा पड़ने से इनकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए इनके सम्मान में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है उसका नाम कर दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र का जो मंत्रिपरिषद है उसको लोकपाल नाम की जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्था होती है उसके दायरे में ला दिया गया है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री होता है उसकी भी भ्रष्टाचार के मामलों पर जांच शुरू कर सकता है लोकपाल संस्था। हालांकि इसके लिए विधानसभा से 2/3 सदस्य जो हैं उनसे एक प्रस्ताव को पारित करवाना पड़ेगा, और उसके बाद लोकपाल जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की भी जांच कर सकता है भ्रष्टाचार के मामलों में। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? यानी कि हाल ही में इंडियन आर्मी ने किसी भारत के छावनी के अंदर
3D प्रिंटिंग तकनीक से आवासीय इकाई का निर्माण किया है। तो ये कौन सी छावनी है? ये है अहमदाबाद छावनी, यानी कि अहमदाबाद कैंट। तो अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक से आवासीय इकाई का निर्माण किया है इंडियन आर्मी ने। आपको बता दूं कि इस यूनिट को बनाने में लगभग 3 महीने का समय लगा है और इसको 2 संस्थाओं ने मिलकर के बनाया है। एक तो भारतीय सेना के अंतर्गत जो काम करता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और दूसरा है माइको प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर के इस यूनिट को बनाया है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हाल ही में भारत के अंदर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव का आयोजन किया गया था केरल राज्य के अंदर। केरल में जो बेकल बीच पार्क है, बेकल बीच पार्क केरल के अंदर है और यहीं पर इस समारोह का आयोजन किया गया था और इसीलिए इसको नाम दिया गया था बेकल बीच फेस्टिवल। तो ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट उत्सव है जिसको केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया था। ब्रिटेन की कंसल्टेंसी संस्था CEBR के अनुसार भारत किस वर्ष तक $10 ट्रिलियन की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? यहाँ पर CEBR का मतलब है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था है और ये हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2023 जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें बताया गया है कि भारत सन 2035 तक $10 ट्रिलियन की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 2035। इसका बेसिकली मतलब यह है कि अभी तक सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन तक पहुंची है। एक तो है अमेरिका और दूसरा है चाइना। तो तीसरा देश जिसकी जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन को टच करेगी वो होगा भारत। और ये कब पहुंचेगा भारत इस तक? 2035 तक। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CEBR के अनुसार वर्तमान समय में जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें नंबर 1 पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना, तीसरे पर है जापान, चौथे पर जर्मनी, 5वें नंबर पर भारत। तो अभी भारत जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2022 में भारत 5वें नंबर पर है। फिर 2023 में भी भारत 5वें स्थान पर ही रहेगा, लेकिन 2026 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ करके दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिर इसके बाद 2032 में भारत जापान को भी पीछे छोड़ देगा और इस तरीके से भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा साल 2032 में। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2032 ये वो साल होगा जब भारत पहली बार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हालांकि इस वक्त भी भारत की जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन से कम रहेगी। तो सवाल पिछला जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया है कि भारत कौन से साल तक $10 ट्रिलियन की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में 2 ही अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन हुई है, अमेरिका और चीन। तो भारत 2035 में इसको टच करेगा। अब ये क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि 28 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो बांग्लादेश में मेट्रो रेल सेवा पहली बार शुरू हुई है ढाका के अंदर। भारत में तो कई सारे शहरों में मेट्रो सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हाल ही में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई है वहाँ की राजधानी ढाका में। और वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि शेख हसीना, उन्होंने इस मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा देश यूक्रेन को अपनी महत्वपूर्ण पैट्रियोट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका। हाल ही में यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। तो उसी दौरान अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि अमेरिका ने $1.85 बिलियन के सैन्य सहायता की घोषणा की थी यूक्रेन के लिए। तो उसी के हिस्से के रूप में ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका यूक्रेन को प्रदान करेगा। ये जो पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। और ये चाहे एयरक्राफ्ट हो, क्रूज मिसाइल्स हो या फिर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, उनको आसानी से निशाना बना सकता है। तो ये अमेरिका जो है वो यूक्रेन को इसे प्रदान करेगा। 24 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? जो PM गरीब कल्याण अन्न योजना है इसको कोविड-19 के टाइम पर यानी कि 2020 के शुरुआत में इसको शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत भारत के वो लोग जो कि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं उनको हर महीने 5 किलोग्राम अनाज जो है वो फ्री में दिया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, इस योजना को शुरुआत में 2020 की बात है, अप्रैल से जून महीने के लिए यानी कि शुरू के 3 महीने के लिए पहले इसको शुरू किया गया था, फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाता रहा। तो दिसंबर 2022 में इस योजना को कंप्लीट होना था, लेकिन अब इस योजना को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि दिसंबर 2023 तक अब ये योजना लागू रहेगी। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लाभार्थी हैं उनको 5 किलोग्राम जो अनाज फ्री में मिलता है वो 1 साल तक मिलता रहेगा। तो अब आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 12 महीनों के लिए इसको बढ़ाया गया है। इसमें आपको बता दूं कि टोटल 80 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलता है। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने, जो कि एक स्पोर्ट बियर कंपनी है, इसने हाल ही में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वैसे तो प्यूमा इंडिया के कई सारे ब्रांड एम्बेसडर भारत में हैं, कई सारे क्रिकेटर्स और कई सारे एक्टर्स हैं, तो उसी में अनुष्का शर्मा को भी अपॉइंट किया गया है। 22 दिसंबर को फीफा द्वारा जारी किए गए नवीनतम पुरुष रैंकिंग में किस देश की टीम शीर्ष पर रही? इसका मतलब ये है कि फीफा जो है वो समय समय पर जो पुरुषों की रैंकिंग है वो जारी करता है, यानी कि किस देश की फुटबॉल टीम कितनी बेहतर है उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखती है। तो फीफा ने हाल ही में जो अपडेट किया है इसमें ब्राज़ील जो है वो नंबर 1 पर बना हुआ है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दुनिया की जो सबसे बेस्ट पुरुषों की फुटबॉल टीम है वो है ब्राज़ील की टीम, क्योंकि इसके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। जबकि हाल ही में जो पुरुषों का फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता था, जो कि दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर है फ्रांस, जो कि इस बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप का उप विजेता रहा था, क्योंकि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। तो अभी भी अर्जेंटीना जो है वो दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर है ब्राज़ील। भारत की अगर हम बात करें तो भारत इसमें काफ़ी पीछे है। आप देख सकते हैं 106वें स्थान पर है भारत की फुटबॉल टीम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत में एटॉमिक एनर्जी की जो नियामक संस्था है उसको बोलते हैं परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, यानी कि AERB। तो इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बन गया है? तो ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में आज तक भारत का कोई भी गाना शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था। जो फर्स्ट सॉन्ग बना है वो है नाटू नाटू। आपको पता है ये जो RRR नाम की मूवी है RRR, उसमें ये फिल्माया गया है। तो इस गाने को शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर पुरस्कारों में। जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी होती है उसमें इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। हालांकि अभी इसको फाइनल नॉमिनेशन नहीं मिला है। टोटल 15 गानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनमें से फाइनल में 5 गानों को ही नॉमिनेशन मिलेगा और उसमें से कोई एक विजेता बनेगा आखिर में। तो ये तो ऑस्कर अवार्ड्स की बात हो गई, लेकिन ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड होता है उसमें ऑलरेडी ये अवार्ड मिल चुका है। इस बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के अंदर 2023 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इनमें से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है? तो अब्दुल्ला यामीन जो हैं ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी पाया गया है, जिसके चलते इनको 11 साल के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया है कर्नाटक की सरकार ने। हालांकि इसके बाद केरल ने भी अनिवार्य कर दिया है। ये भी आपको याद रखना है, केरल गवर्नमेंट ने भी पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन पहला राज्य बना है कर्नाटक। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? NHAI जो है ये भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करता है। तो इसकी अभी तक अध्यक्ष एक महिला थी जिनका नाम था अलका उपाध्याय, लेकिन अब उनकी जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है जिनका नाम है संतोष कुमार यादव। तो संतोष कुमार यादव NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हाल ही में किस कंट्री के रेहान अहमद टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? सबसे कम उम्र के खिलाड़ी इसलिए बने हैं क्योंकि ये सिर्फ 18 साल और 126 दिन इतनी एज में ही इन्होंने टेस्ट डेब्यू किया और उसमें इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। तो रेहान अहमद कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के।
हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान का एक मैच हुआ था, उसी दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसने अपना खुद का क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने हाल ही में तमिलनाडु राज्य के लिए क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है, जिसके तहत कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है तमिलनाडु सरकार ने। जैसा कि आपको पता होगा, कार्बन न्यूट्रल बनने का भारत का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो है 2070 तक के लिए। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु के इस जलवायु परिवर्तन मिशन के जरिए 2070 से पहले ही तमिलनाडु जो है वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। टेस्ट एटलस के अनुसार 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में भारत का स्थान क्या है? तो दुनिया भर के भोजन को यहाँ पर रैंक किया गया है। तो टेस्ट एटलस के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारत को 5वें स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में नंबर 1 पर है इटली का भोजन, फिर उसके बाद दूसरे पर है ग्रीस, तीसरे पर स्पेन, चौथे पर जापान और 5वें पर यहाँ पर भारत को स्थान दिया गया है। 23 से लेकर के 26 दिसंबर तक 10वां पूर्वोत्तर महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल होता है, ये भारत के जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशंस के को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजित किया जाता है। तो इसका जो इस बार 10वां संस्करण हुआ है ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको नामित किया गया है? तो यहाँ पर पेटा का मतलब है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये अमेरिका के अंदर बेस्ड एक संस्था है जो कि जानवरों के कल्याण के लिए काम करती है। तो पेटा इंडिया ने हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है सोनाक्षी सिन्हा को। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। साल 2022 के अंदर इन्होंने फैशन के लिए जो जानवरों को मारा जाता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, इसके चलते ही इनको पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। देन इस क्वेश्चन में आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर यह जो साहित्यिक पुरस्कार दिया जाता है इसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी और 2021-22 के लिए ये 2 लेखकों को दिया गया है। एक तो सुदीप सेन और दूसरी हैं शोभना कुमार। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अब इनको इनकी किस रचना के लिए दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। सुदीप सेन जो है इनको एंथ्रोपोसीन नाम की जो पुस्तक है उसके लिए दिया गया है, जबकि शोभना कुमार को दिया गया है ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट्स के लिए। तो इन दोनों बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। एंथ्रोपोसीन के लिए दिया गया है सुदीप सेन को और ए स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट के लिए दिया गया है शोभना कुमार को। एम्पायर पत्रिका के द्वारा जारी किए गए 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है? तो हाल ही में ब्रिटेन की एक मैगजीन है एम्पायर नाम से और इसने हाल ही में अब तक के 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट निकाली है और इसमें सिर्फ एक ही भारतीय है जो कि है शाहरुख खान। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभिनेता शाहरुख खान ने अब तक लगभग 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग जो है ये भारत में कबड्डी का एक टूर्नामेंट होता है और 2022 में इसको जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स नाम की टीम ने। जयपुर की जो टीम है उसका नाम है जयपुर पिंक पैंथर्स। तो इसने पुनेरी पल्टन टीम को हरा करके सेकेंड टाइम ये खिताब जीता है। तो दूसरी बार जयपुर पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। और यहाँ पर आप इसके लोगों में देख सकते हैं कि इस बार के प्रो कबड्डी लीग का जो टाइटल स्पॉन्सर था वो थी चीन की वीवो कंपनी। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को। हेमंत गुप्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं ये अब NDIAC के अध्यक्ष बन गए हैं। यहाँ पर आपको बता दूं हाल ही में भारत के संसद ने एक विधेयक पारित किया था जिसका नाम था नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 और उसके तहत इस संस्था का नाम बदल दिया गया है। अब इस संस्था में जो नई दिल्ली शब्द है इसको हटा करके भारत कर दिया गया है, यानी कि अब इस संस्था का नाम हो गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इंडिया
इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत गुप्ता। ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये पहली बार दिया गया है और ये पुरस्कार का जो नाम है ये भारत की अर्थशास्त्री हैं रोहिणी नैयर, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया है। इसमें 10 लाख रुपए का कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए पहला जो पुरस्कार इसमें दिया गया है वो मिला है सेतरीकेम संगतम को। सेतरीकेम संगतम जो है ये नागालैंड के हैं और ये नागालैंड में एक एनजीओ चलाते हैं ग्रामीण विकास के लिए, तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की है और इस सूची में टॉप 25 के अंदर भारत की सिर्फ एक ही खिलाड़ी है और वो है पीवी सिंधु। भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इसमें 12वां स्थान दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं उनमें नंबर 1 पर आती हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की एक टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर दूसरे नंबर पर हैं अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। ऐसे ही 12वें नंबर पर हैं भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल है, 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो हाल ही में नेपाल के अंदर संसदीय चुनाव करवाए गए थे और नेपाल के अंदर यहाँ पर जीत हासिल की है पुष्प कमल दहल ने। तो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं पुष्प कमल दहल। इनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। हालांकि आपको बता दूं इससे पहले भी ये 2 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इन्होंने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनको शपथ किसने दिलाई है? तो नेपाल की वर्तमान राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार भारत किस वर्ष के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की दावेदारी करेगा? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 2032 तक के जो समर ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिए मेज़बान कंट्री का चयन ऑलरेडी कर लिया गया है। जैसे कि जो नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में वो पेरिस के अंदर आयोजित किए जाएंगे। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फिर इसके बाद 2028 के जो समर ओलंपिक गेम्स हैं वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। फिर 2032 में आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। फिर 2036 में अभी चयन नहीं किया गया है कि कौन सा मेज़बान होगा, तो इसी 2036 के समर ओलंपिक गेम्स के लिए भारत भी दावेदारी करेगा, यानी कि भारत को भी इसकी मेज़बानी मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी के लिए भारत ने सिर्फ दावेदारी करने का निर्णय लिया है, अभी ये मेज़बानी मिलेगी कि नहीं ये बाद में डिसाइड होगा। 20 दिसंबर को किस भारतीय वैज्ञानिक को विनफ्यूचर विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज हाल ही में एक भारतीय वैज्ञानिक को दिया गया है जो कि आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनका नाम है प्रोफेसर थलापिल प्रदीप, क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड वाटर होता है तो ग्राउंड वाटर से आर्सेनिक और जो दूसरे भारी धातुएं हैं उनको अलग करने के लिए एक इनोवेटिव तरीका डिस्कवर किया है, तो उसी के चलते इनको विनफ्यूचर स्पेशल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से संस्थान के प्रोफेसर हैं? ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वही सीईओ भी होता है, तो हाल ही में इस पद पर अपॉइंट किया गया है अनिल कुमार लोहाटी को। इनसे पहले थे वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी, लेकिन अब रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं अनिल कुमार त्रिपाठी, जो कि 1 जनवरी 2023 से इन्होंने अपना पदभार संभाला है। 21 दिसंबर को एलोन मस्क ने किस कंपनी के सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है? तो एलोन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको पता होगा साल 2022 में इन्होंने $44 बिलियन में जो ट्विटर कंपनी है इसका अधिग्रहण कर लिया था और उसके बाद से यही इसके सीईओ भी हैं। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है कि अब ये पद जो है छोड़ देंगे, इसके सीईओ का पद छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि जब तक किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक यही इसके सीईओ रहेंगे। किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है?
तो राज्यसभा में उपसभापतियों का जो समिति होती है उसके लिए पीटी ऊषा को नॉमिनेट किया गया है। पीटी ऊषा भारत की पूर्व खिलाड़ी हैं और इनको राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नॉमिनेट किया गया है। पीटी ऊषा को कुछ समय पहले भारत का जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका भी अध्यक्ष बनाया गया है और इस तरीके से ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। 23 दिसंबर 2022 को किस राज्य में हुए एक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मृत्यु हो गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि सिक्किम राज्य। तो सिक्किम के अंदर भारतीय सेना के 3 ट्रकों का एक काफिला जा रहा था और उसमें से एक ट्रक जो है वो ढलान पर फिसल गया और इस दुर्घटना में भारत के 16 जवानों की डेथ हो गई है। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता है? तो बीबीसी के द्वारा हर साल के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं जिसको बोला जाता है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। तो इसमें जो मेन अवार्ड दिया गया है वो बेथ मीड को मिला है। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। बेथ मीड जो है ये इंग्लैंड की एक महिला फुटबॉलर हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साल 2022 के अंदर जो महिलाओं का यूरो कप हुआ था, जो महिलाओं का यूरो कप हुआ था उसको इंग्लैंड की टीम ने ही जीता था और इसमें बहुत बड़ा योगदान था बेथ मीड का, क्योंकि इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे। टोटल 6 गोल इन्होंने किए थे। तो इनके चलते ही यूरो कप 2022 को इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने जीता था और इसीलिए इनको बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है इसमें मेन अवार्ड जो है स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये मिला है बेथ मीड को। इसके अलावा इसमें आप कुछ अन्य याद रख सकते हैं जैसे कि लियोनल मेसी जो है अर्जेंटीना के फुटबॉलर, इनको वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है क्योंकि इनके चलते ही 2022 में जो कतर के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसको अर्जेंटीना ने जीता है। फिर यूसेन बोल्ट जो है जो कि विश्व के सबसे तेज धावक हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत के अंदर भारत के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सोशल प्रोग्रेस के मामले में रैंक करने के लिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है। और किसने इसको जारी किया है? जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ में मिल करके इस इंडेक्स को जारी किया है। इस इंडेक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य या फिर यूटी है वो है पुदुचेरी। तो सभी राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में पुदुचेरी ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। पुदुचेरी के बाद नंबर 2 पर है लक्षद्वीप और तीसरे स्थान पर है गोवा राज्य। 24 दिसंबर 2022 को फिजी का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? तो फिजी जो कि ओशिनिया महाद्वीप का एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं सेतवेनी राबुका। सेतवेनी राबुका ये फिजी के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं और जब ये सेना प्रमुख थे तो इन्होंने 2 बार फिजी के अंदर तख्ता पलट भी किया था। तो 16 साल पहले की बात है, तब ये एक बार प्रधानमंत्री भी चुने गए थे और अब 16 साल के बाद इनको फिर से फिजी का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। फिजी एक अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा वो फिजी के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन। ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनको इस बार जो पंजाब किंग्स की टीम है, पंजाब किंग्स की टीम ने इनको 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। जो नीलामी हुई थी खिलाड़ियों की उसमें 18.5 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स टीम ने सैम करन को अपनी टीम में शामिल किया है और इस तरीके से ये पूरे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 25 दिसंबर 2022 को औरंगाबाद की भाजपा इकाई ने किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा है? तो इस डेट को अगर आप ध्यान से देखें 25 दिसंबर 2022 ये होता है भारत में सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे, क्योंकि इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हाल ही में औरंगाबाद की एक भाजपा यूनिट ने जो एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रख दिया है और इसको नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी। बेसिकली इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री नाम की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर तारों को नाम दिया जाता है
किसी भी इवेंट को खास बनाने के लिए किसी भी तारे को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। हालांकि उसके लिए पैसे लगते हैं और फिर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हाल ही में औरंगाबाद की भाजपा इकाई ने इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में एक तारे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से रजिस्टर करवाया है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कोई ऑफिशियल नाम परिवर्तन नहीं हुआ है। जस्ट ये किसी भी इवेंट को खास बनाने के लिए कोई भी कुछ भी नाम रख सकता है किसी भी तारे को। तो ये आपको याद रखना है। और एक बात आपको बता दूं कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर मैं आपको शो कर दूंगा। तो अगर आप इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री की वेबसाइट में जाकर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे तो एग्जैक्टली इस तारे को आप वहाँ पर देख भी सकते हैं। 23 दिसंबर 2022 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस स्थान पर डांस टू डिकार्बोनाइज कार्यक्रम आयोजित किया है? तो डांस टू डिकार्बोनाइज जो है ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम था। इसमें नृत्य के जरिए जो एनर्जी जनरेट हुई उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया गया। तो डांस टू डिकार्बोनाइज नाम का ये जो कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें आपको याद रखना है कि किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 22 दिसंबर 2022 को भारत ने मौजूदा क्रेडिट लाइन के तहत किस देश को 125 महिंद्रा एसयूवी कारें सौंपी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका जो है उसके साथ में साल 2022 के अंदर भारत सरकार ने समझौता किया था, जिसके तहत श्रीलंका को 500 कारें दी जानी थी और इनका इस्तेमाल श्रीलंका के अंदर वहाँ की पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तो इनमें से हाल ही में 125 महिंद्रा एसयूवी कारें जो हैं ये हाल ही में 22 दिसंबर को श्रीलंका को सौंप दी गई हैं। सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब में भारत के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुहेल एजाज खान को। तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बन गए हैं। दिसंबर 2022 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की एक टेंटेटिव लिस्ट होती है और इसमें भारत के 3 नए स्थलों को जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब इससे पहले भारत में टोटल 49 साइट्स थे इसमें, तो इस तरीके से 3 नए जुड़ने के बाद अब 52 साइट्स इसमें हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन 3 स्थलों को जोड़ा गया है उनमें से एक तो है गुजरात के अंदर मोढेरा में जो सन टेम्पल है उसको इसमें जोड़ा गया है। दूसरा त्रिपुरा के ऊनाकोटी में जो चट्टानों को काट करके इस तरीके से मूर्तियाँ बनाई गई हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और तीसरा है गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर शहर। तो इन 3 स्थलों को जोड़ा गया है। 28 दिसंबर को धनु यात्रा महोत्सव 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो धनु यात्रा महोत्सव जो होता है ये ओडिशा राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओडिशा के अंदर इसी तरीके से रथ यात्रा और बाली यात्रा नाम का भी त्यौहार होता है। 22 से लेकर के 26 दिसंबर तक दिल्ली बुक फेयर का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में हर साल जो पुस्तक मेला लगता है इस बार उसका 26वां संस्करण आयोजित किया गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 19 दिसंबर को प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में प्रशासन गांव की ओर नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया था। ये जो अभियान है ये सुशासन सप्ताह जो कि 19 से लेकर के 25 दिसंबर तक मनाया गया है उसी दौरान ये देश भर में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है ये अमृतसर में स्थित है। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेगा? तो केप टू रियो रेस जो होती है ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर तक आयोजित किया जाता है और इसीलिए इसको केप टू रियो रेस कहा जाता है। तो 2023 में इसका 50वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत का जो जहाज गया है उसका नाम है INSB तारिणी। यहाँ पर INSB का मतलब है इंडियन नेवी सेलिंग वेसल।
इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी जो है इसको भेजा गया है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को किस देश में आयोजित COP15 जैव विविधता सम्मेलन के दौरान अपनाया गया है? तो हाल ही में आपको पता होगा कि जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजन किया गया था कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। हालांकि ये चीन के कुनमिंग शहर में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित किया गया है। तो इस बार के COP15 जैव विविधता सम्मेलन के दौरान जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए दुनिया के 190 से अधिक देशों ने एक फ्रेमवर्क को अपनाया जिसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क। इसमें 4 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिनको साल 2030 तक अचीव करना है। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 दिसंबर को चेन्नई में लॉन्च किए गए कॉर्वेट जहाज INS अर्नाला को किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो INS अर्नाला जो है ये भारत का एक एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट जहाज है और इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में बेस्ड एक शिपयार्ड है। तो इसी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। हाल ही में इसको चेन्नई के अंदर लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में भारत के इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का शुभारंभ किया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। तो भारत का पहला जो ग्रीन स्टील ब्रांड है इसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। कल्याणी फेरेस्टा इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको पुणे बेस्ड कल्याणी ग्रुप ने बनाया है। कल्याणी फेरेस्टा नाम का ये जो ग्रीन स्टील ब्रांड है इसको ग्रीन स्टील ब्रांड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसको बनाने में किसी भी तरीके से कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं हुआ है। 19 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास ले लिया है? तो करीम बेंजेमा जो है ये फ्रांस की टीम के लिए खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस। आपको पता होगा इस बार जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ था उसमें फ्रांस की हार हुई थी अर्जेंटीना से। तो उसके बाद ही इन्होंने करीम बेंजेमा ने संन्यास ले लिया है। 21 दिसंबर से किस देश में लड़कियों की विश्वविद्यालय शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी कि इस कंट्री के अंदर लड़कियों के लिए जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको बैन कर दिया गया है। यह देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान का शासन है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए 2 क्वेश्चन होंगे जिनका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 30 दिसंबर को किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और दूसरा क्वेश्चन है कि 29 दिसंबर को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने दिसंबर के लास्ट वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम लोग जल्दी किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।